तो दोस्तों, एयरफोर्स म्यूजियम दिल्ली में आपका स्वागत है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं ये कैंटीन है और इधर ये सुवेनियर शॉप है जहां पर कि आपको तमाम तरह के वो एयरफोर्स से संबंधित बैजेस, कप, टी शर्ट्स वगैरह आप खरीद सकते हैं। छोटे छोटे एयरक्राफ्ट के जो मिनिएचर्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत यहाँ से आप ले सकते हैं और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और चलिए अब हम आपको इसके भीतर लेके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मायालोक एक खोज में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ एयरफोर्स म्यूजियम जो कि दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पर पालम एयरपोर्ट के साथ में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जो टैंक, ये टैंक कोई साधारण टैंक नहीं। आप इसके ऊपर यदि पढ़ पाएं तो भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 के युद्ध में क्षतिग्रस्त चीन उत्पादित पाकिस्तानी टैंक। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जैसा आप जानते हैं कि आज भी जो है पाकिस्तान चीन का गुलाम है। हालांकि आज जो है वो और बड़ा गुलाम बन चुका है। यानी 1971 में भी कमोबेश उसके ऐसे हालात थे कि वो चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था और आज भी वो चीन के ऊपर निर्भर है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सब रिमेन्स हैं जो कि 1971 के युद्ध में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उस समय जो हमने पाकिस्तान के जिन जहाजों को क्षतिग्रस्त किया था, जिन टैंकों को ब्लास्ट किया था, क्षतिग्रस्त किया था, ये सब उसी के जो है एक रेमनेंट्स हैं, सब उसके कुछ रिमेन्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस एयरफोर्स म्यूजियम में। तो आप कभी भी आए तो यहाँ पर देख सकते हैं। और वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं छोटी सी एक तोप है और इधर फिर ये पाकिस्तानी टैंक जो कि क्षतिग्रस्त है। और ये ट्रक आप देखिए कितना छोटा सा ये ट्रक है उस जमाने का, 1971 का वॉर का। और इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था। तो यह युद्ध विजय स्मारक यहाँ पर मौजूद है। तो आप कभी भी यहाँ पर आकर के इन तमाम चीजों को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और ये देखिए, मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगा जो जीपें हैं, ये जीप्स हैं उस जमाने की। तो ये और इसके अलावा मैं आपको और दिखाऊंगा। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये एक जहाज का पूरा जो है एक हिस्सा है, एक डैना, यानी उसकी जो टेल कह सकते हैं, साइड टेल। तो ये भी पाकिस्तान की है, जो जहाज हमने क्षतिग्रस्त किया था उसका एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं लिबरेटर B-24, इसका निर्माता देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारतीय वायुसेना में इसकी उपयोग अवधि 1948 से 1968 है। और इसकी अधिकतम गति सीमा 290 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस लंबी दूरी वाले बम वर्षक का व्यापक इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर युद्ध थिएटर में किया गया। भारतीय वायुसेना ने इसका उपयोग 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के दौरान तथा 1965 में भारत पाक युद्ध में समुद्रवर्ती सर्वेक्षण, भूमि, समुद्र आदि पर खोज के लिए किया। तो आज जितने भी यहाँ पर आप विमान खड़े हुए आप देख पा रहे हैं, ये आज सब विश्राम कर रहे हैं, लेकिन अपने दौर के ये शहंशाह रहे हैं और आसमान के ये सरताज रहे हैं। ऐसा कोई आसमान नहीं जो इन्होंने तौला नहीं होगा, जिसमें ये घूमे नहीं होंगे, जिसके ये जो है रहबर नहीं रहे होंगे। तो ये तमाम यहाँ पर आप आएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सुवेनियर शॉप भी है। जब आप यहाँ पर आएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ आप तमाम तरह के जो हैं एयरफोर्स से जुड़ी हुई जानकारियाँ या उनसे जुड़े हुए तमाम वो साजो सामान खरीद सकते हैं जिसके ऊपर एयरफोर्स का लोगो वगैरह अंकित रहता है। तो एक हमारे देश की परंपरा और एक शान का, एयरफोर्स की शान का प्रतीक है। तो जब आप आए यहाँ ये खरीदें। और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स, ये भी रिटायर है यहाँ। और ये दूसरी तरफ दूसरा हेलीकॉप्टर। आज भी इस तरह के हेलीकॉप्टर जो है हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जो बेसिकली सब रशियन मेड हैं। और इधर IAF मेहर बाबा, एक गेटवे फॉर इनोवेशंस, मेहर बाबा उनकी गैलरी है। और तो ये आज जो मैंने आपको दिखाया, ये एयरफोर्स म्यूजियम का एक बहुत ही बेहतरीन ये जगह है। आप यहाँ पर आएं, घूमें और यहाँ का आनंद लें। धन्यवाद।
तो दोस्तों यहाँ पर मौजूद सभी तमाम उन विमानों को आप देख पा रहे हैं जो अपनी अपनी उम्र को खा चुके हैं, खेल चुके हैं और अब यहाँ सेवा निवृत्त होने के बाद आराम फरमा रहे हैं इस पनाहगाह में। तो ये सामने मेरे AN-12 है, इसके बारे में आप देखिए। निर्माण का देश यूक्रेन, भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि 1961 से 1993, भूमिका सैनिक और माल परिवहन, पैरा ट्रूपिंग और बमबारी। तो ये इनका उपयोग मैदानी इलाकों से कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार तक सैनिकों और सामग्री को ले जाने के लिए किया जाता था। तो बेसिकली एक मालवाहक जहाज है जिसे आप देख पा रहे हैं और ये इसमें 4 इंजन हैं। 2 इंजन आप देख रहे हैं इसके साइड पर हैं और 2 दूसरी तरफ हैं। तो और इधर दूसरी और भी आप देख पा रहे हैं एयरफोर्स का जो मालवाहक विमान है। और एक बात यहाँ पर गौरतलब है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जो विमान होता है उसका जो पेट्रोल होता है, टैंक, वो बेसिकली इसके अंदर होता है। इसके जो डैने हैं जो आप देख रहे हैं साइड के ऊपर जो विंग्स हैं, इसके अंदर एक लंबा सा जो है एक अंदर इसके स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मैंने अभी पूछा यहाँ से किसी एयरफोर्स एयरमैन से, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग जहाज की जो है क्षमता के अनुसार उसमें पेट्रोल की कैपेसिटी होती है। किसी में 5000 लीटर आता है, किसी में 8000 लीटर आ जाता है। तो ये भी जो है एक विमान मालवाहक विमान है। और इधर दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे ये डबल इंजन का फेयरचाइल्ड पैकेट। निर्माण का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि 1954 से 1986, प्रकार सैनिक और कार्गो वाहक, भूमिका सैनिकों और माल का परिवहन, पैरा ड्रॉपिंग। तो ये भी हिमालय क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जब सामान को ले जाना होता है, माल को, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये सेवा निवृत्त है, यहाँ खड़ा हुआ है। फिर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं MiG-27, MiG-21, इनका आपने काफी सुना होगा, काफी चर्चा में रहे, एक लंबे दौर तक इनका समय रहा। और निर्माण का देश रूस, भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि 1984 से 2019, चर ज्यामिति वाला जमीनी हमले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान, भूमिका टैक्टिकल स्ट्राइक एंड फाइटर बॉम्बर। तो MiG-27 को भारतीय वायुसेना की सामरिक वायु समर्थन विमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए चुना गया था। MiG-27 को बहादुर नाम दिया गया था क्योंकि यह भारतीय वायुसेना के सबसे बहुमुखी लड़ाकू विमानों में से एक था। कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये तमाम यहाँ पर आपको मैंने जहाज दिखाए और आगे भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं MiG-23 फाइटर जेट। निर्माण का देश रूस, भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि 1970 से 2009, प्रकार तीसरी पीढ़ी का चर ज्यामिति जेट इंजन लड़ाकू, भूमिका एयर सुपीरियोरिटी लड़ाकू विमान बॉम्बर। इस विमान को ऑपरेशन का पहला स्वाद 4 अप्रैल 1984 को मिला, जब स्क्वाड्रन को उत्तरी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेघदूत के शुरुआत के प्रति सतर्क किया गया। 1985 में MiG-23 BN को रात में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बनिहाल दर्रे को पार करने वाला पहला लड़ाकू विमान होने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान इस विमान ने द्रास और कारगिल की चक्करदार ऊंचाइयों पर एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो चलिए इस विमान के आपको दर्शन कराए देते हैं। ये फाइटर जेट विमान है और मैं जेट विमान के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो विमान होते हैं जेट विमान, ये अन्य विमानों से इनकी क्षमताएं भिन्न होती हैं और इनकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो उड़ने की है और स्पीड होती है, वो अन्य विमानों के मुकाबले बहुत अधिक और बहुत तेज होती है। तो ये देखिए यहाँ से पीछे से गैसेस और जब वो आग की तरह वो निकलता है, प्रेशर निकलता है, तो ये बहुत ही तेजी के साथ जो है त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं जेट विमान। तो ये अपने आप में एक अनूठा विमान है। फिर इसको मैंने आपको दिखा ही दिया था दूसरी ओर से। और इस विमान के बारे में मैं कुछ और आपको अब बता दूं। विमान के बारे में जब बात चली है तो ये जो आप यहाँ पर इसके देख रहे हैं, ये फ्लैप, ये बेसिकली फ्लैप जो होते हैं इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि गिद्ध जब आसमान से नीचे ग्लाइड करते हुए उतरता है तो उतरते समय वो अपने पंखों को मोड़ लेता है ताकि वो आगे की हवा को रोक सके। तो
ये इनका काम होता है फ्लैप्स का। इन फ्लैप को नीचे कर दिया जाता है ताकि हवा का जो आगे दबाव है उसे कम किया जा सके और विमान उतरने में सक्षम हो सके। और मेरे सामने डैकोटा DC-3 डैकोटा विमान, आपने अक्सर सुना होगा इसके बारे में। यूएस मेड विमान, भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि 1947 से 1988। डैकोटा को 1946 के अंत में 12 स्क्वाड्रन में शामिल किया। इन्होंने 1947 के कश्मीर ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड समय में श्रीनगर में रिकॉर्ड संख्या में सैनिकों को उठाकर और हजारों विस्थापितों को निकालने के लिए अमूल्य सेवा प्रदान की। तो ये डैकोटा विमान बेसिकली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके भीतर काम करने में अधिक सक्षम होते हैं, बेहतर काम करने में इनकी क्षमता होती है। और इधर एक और जेट विमान। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप मेरे सामने सीट्स देख रहे हैं, ये सब सीट जो हैं ये फाइटर जेट जो होते हैं, फाइटर प्लेन्स, उनकी सीट्स हैं। और ये सब इजेक्टर सीट्स हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इजेक्शन सीट KC-4 फ्रंट सीट। तो ये सब जब पायलट जो है जिस समय फ्लाइट कर रहा होता है, यदि कोई इमरजेंसी हो या फिर किसी ऐसी स्थिति में जब दुश्मन ने हमला कर दिया है जहाज के ऊपर, तो इजेक्टर सीट है। इसको बटन इजेक्ट करते ही ये पूरी सीट जो है ये बाहर मतलब जो है वो पायलट जो है, सीट तो वहीं रहती है, पायलट जो है वो बाहर की तरफ पैराशूट लेकर के कूद सकता है और अपनी जान बचा सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे बताया गया कि जो इजेक्टर सीट्स होती हैं इसकी सुविधा केवल फाइटर जेट्स के अंदर, फाइटर प्लेन्स के अंदर होती है। और जो मालवाहक जहाज होते हैं उसके अंदर ये सुविधा नहीं होती। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया कि जो मालवाहक जहाज होते हैं उनके भीतर इसलिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि उसके अंदर एक तो बहुत से लोग जो है यात्रा करते हैं एक साथ, 50, 60 या 100 या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो जो एयरक्राफ्ट मैन हैं वो सब उसमें सफर कर रहे होते हैं या फिर सामान होता है। तो उसमें तो पायलट किसी भी कीमत पर उसको छोड़ करके वो इजेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यार पायलट उसमें से इजेक्ट कर जाएगा तो फिर वो जहाज का क्या वजूद रह जाएगा, आप सोच सकते हैं। तो जो मालवाहक जहाज होते हैं उसके अंदर ऐसी व्यवस्था ही नहीं रखी जाती कि वो, हाँ, यदि उसको कहीं इमरजेंसी में कहीं सी के अंदर, समंदर में उसे उतारना पड़े जहाज को, तो वो एक अलग बात है, उसकी सुविधा उसमें रहती है। दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया एयरफोर्स म्यूजियम के बाहरी क्षेत्र में जो विमान विश्राम कर रहे हैं। अब ये मैं भीतर का आपको नजारा दिखा रहा हूँ। हंटर हॉकर मैन्युफैक्चर UK हॉकर कंपनी, ड्यूरेशन ईयर 1954 से 1997, टॉप स्पीड 1150 km/h। सो थंडरबोल्ट्स एरोबैटिक टीम का गठन 1982 में भारतीय वायुसेना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ तमाम तरह के जो विमान हैं। सुखोई Su-7, तो ये सुखोई विमान है। सुखोई जो है जैसा कि आप जानते हैं रशियन मेड एयरक्राफ्ट है। और ये देखिए नीचे इसके बॉम्ब को कैसे प्लांट किया जाता है और फिर एक बटन दबाने पर ये जो बॉम्ब है कैसे ड्रॉप होकर के नीचे तबाही मचा देता है। और ये उसके बॉम्ब के जो प्रकार हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ आप देख पा रहे हैं। और यहाँ तमाम जो हमारे 1947 और सिंस देन जो है उसके बाद के जो समय के जो विमान हैं, बहुत ही पुराने विमान, वो सब यहाँ पर विश्राम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और ये देखिए ये सब जो बॉम्ब है नीचे प्लांट किए गए हैं, इन्हीं को ड्रॉप कर दिया जाता है और ये सब तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। तो स्पिटफायर, तो आप कभी भी यहाँ पर जब भी आना चाहें आ सकते हैं। शायद ये सोमवार के दिन बंद रहता है और बाकी सभी छुट्टियों वाले दिन जो है खुला रहता है और वर्किंग डेज में। और बहुत ही बढ़िया ये म्यूजियम। अभी मेरी एक किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी एक और बहुत बड़ा एयरफोर्स म्यूजियम जो है वो तैयार हो रहा है और शायद 2024 या उसके थोड़ा समय और लगेगा, वो तैयार हो जाएगा। और उसमें और भी बहुत से विमानों का इंडक्शन होगा, तो हम सब इस धरोहर को देख पाएंगे।
तो ये सब तमाम प्रकार हैं उन हवाई जहाज़ों के जो किसी ज़माने में जलवा नशी रहे। सब ने अपना अपना काम किया, बेहतरीन काम किया। और ये देखिए फोर्ड की कार, जरा इसकी नफासत देखिए, इसकी स्लीकनेस देखिए, कितनी सुंदर है ये कार। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ज़रूर फोर्ड सैलून कार। सो फोर्ड कार 1967 मॉडल का निर्माण यूएसए की मेसर्स फोर्ड कार कंपनी द्वारा किया गया था। तो ये जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उसके लिए इन फोर्ड कार का इस्तेमाल किया जाता था। और ये देखिए ये सब तमाम जो यहाँ पर विमान हैं, यहाँ पर अपनी अपनी पनाहगाह में आराम फरमाते हुए। और मैं आपको एक इसका कंप्लीट व्यू दिखाई देता हूँ म्यूज़ियम का। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कैंटीन की भी व्यवस्था है और लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप बहुत अच्छे से इसे घूम सकते हैं। वैसे तो 1 घंटे में ही आप सारा घूम लेंगे, लेकिन यदि आप इसे अच्छे से इसका अवलोकन करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम आपका समय लगेगा देखने में।